हेलो दोस्तों। तो आज सर्कुलर मोशन में हम आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी के जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं वो आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए और हम देखेंगे सबसे पहले मोशन of a vehicle at circular motion, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने से पहले सबसे पहले आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखिए जो हमें जानना है। यहाँ पे एक्चुअल में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा हो तो उस टाइम नॉर्मल फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर इसका मास m है तो ऊपर की तरफ इस कॉन्टेक्ट सरफेस से ऊपर की तरफ लगता है n और नीचे की तरफ लगता है mg। ऐसा देखा है। यहाँ पे हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो इस टाइम n और mg आपस में बराबर होते हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स हमारा mg के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या सर्कुलर पाथ पे कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है या कुछ और भी होता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हमारा सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा था और ऑब्जेक्ट या व्हीकल जो थी वो इस लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह इसी तरीके से इसको बना लेते हैं। इसका मास m दे रखा है। तो अगर हम बात करें कि ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r गिवन है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस r है। तो देखिए, अगर बात करें इसमें नॉर्मल फोर्स की तो कॉन्टेक्ट सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये किस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है? तो इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, इस सर्कल के। तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे MAC या सेंट्रीपिटल फोर्स अपन ये बोलेंगे, ठीक है। इसको आप FC भी बोल सकते हैं, FC ये रहा। अगर हम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये लगेगा नीचे और इसकी वैल्यू होगी mg के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे नेट फोर्स, और नेट फोर्स का मतलब कि ये और ये की बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अगर हम एफ नेट की बात करते हैं तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ नेट इक्वल्स टू MA, लेकिन यहाँ पे A नहीं AC होगा, तो MAC। और अगर हम फोर्स की बात करें तो नॉर्मली देखिए N है और mg। तो हम इफेक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इधर की तरफ। तो यानी कि इफेक्टिव फोर्स N माइनस mg होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे N माइनस mg इज इक्वल्स टू MAC, ये लिखेंगे। आप सबको पता है कि AC की वैल्यू होती है v²/r, ये होता है। आप यहाँ पुट करिए तो N माइनस mg इज इक्वल्स टू आ जाएगा mv²/r के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से N इज इक्वल्स टू अगर निकालना चाहें तो mv²/r प्लस mg, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर चाहें तो m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लेंगे तो v²/r प्लस g, ये बन जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए, हम अगर यहाँ से कंपेयर करें
तो नॉर्मल फोर्स केवल mg के बराबर होता था, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो mg स्क्वायर में mv स्क्वायर बाई आर जुड़ के आएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि क्या नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो सकता है। तो हम अगर बोलते कि n की वैल्यू ज़ीरो, तो फिर वेलोसिटी क्या होगी। हम एक बार देखना चाहते हैं कि क्या n की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो अगर n की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर दें, यहीं पे ले लें, तो यहाँ से चलिए यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ यहाँ, तो हम बात कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। n की वैल्यू हमने ज़ीरो रखा, माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, ये आ गया। m से m कैंसल, r को यहाँ भेजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी आर आ गया। v की वैल्यू आ गई रूट में माइनस जी आर। ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए वेलोसिटी जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, अच्छा यहाँ से हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि हम नॉर्मल फोर्स को ज़ीरो कर ही नहीं सकते किसी हालत में। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लोवेस्ट पॉइंट पर है तो कभी भी ये कॉन्टेक्ट सरफेस को नहीं छोड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट या व्हीकल कॉन्टेक्ट सरफेस को नहीं छोड़ेगा, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि वहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करें तो हमारा सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से रहा। ऑब्जेक्ट या व्हीकल जो है हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, n ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि mg, तो mg किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे कि F नेट इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे AC, MAC ये होगा। अब देखिए mg माइनस n होगा क्योंकि इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ है, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू MAC। अब अगर n की बात करें तो आप इसको इधर और इसको इधर लेके आइए, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको हम इधर ले गए और इसको इधर लेके आए, तो mg माइनस MAC ये आ गया। mg माइनस MV स्क्वायर बाई r ये आ गया। ये n की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये n की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये आ गया, जो हमें n कैलकुलेट करना था वो अगर m कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू तो आ गई। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर हुआ किसी सर्कुलर पाथ पर, तो वहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा अब कम हो जाएगा, mg में से कुछ घट गया है, तो इसके कंपैरिजन में अब नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बढ़ गया था, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम हो गया था। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि क्या नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो सकता है। तो अगर हम n की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, तो n की वैल्यू ज़ीरो अगर पुट करते हैं, यहाँ पुट करिए, तो mg माइनस mv स्क्वायर बाई r बनेगा।
तो ये बनेगा mg। अच्छा, ये 0 आपने पुट कर दिया, इसको आप इधर भी ला सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इसको इधर लेके आइए, तो mv² इज इक्वल्स टू mg, ये बन गया, m से m कैंसल। अब यहाँ से देखिए v² इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो gr, ये आ गया, तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √gr। अब यहाँ पे v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही नॉर्मल फोर्स ज़ीरो होगा, जैसे ही नॉर्मल फोर्स ज़ीरो होगा, ये जो व्हीकल रहेगी वो कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ देगी, कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ देगी। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जैसे ही n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ही n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वैसे ही व्हीकल कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ देगा, छोड़ देगा। बात समझ में आ गई, ये होगा यहाँ पे। तो ये केस आपको समझना था अभी कि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ देगा, ये कभी भी कॉन्टेक्ट सरफेस को नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे अब बात ये कर सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर v की वैल्यू √gr अगर आ गई, ठीक है, v की वैल्यू √gr आ गई, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू जो है, मतलब वेलोसिटी जो गिवन है वो √gr के बराबर आपको मान लीजिए मिल गया, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ देगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि इस कंडीशन पर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल छोड़ेगा। कब छोड़ेगा, जब v की वैल्यू √gr के बराबर होगी तब छोड़ेगा, ठीक है। कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, और हम बात करेंगे अब सर्कुलर टर्निंग के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कि सर्कुलर टर्निंग आखिर होता क्या है। हाँ जी, देखिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ज़रा यहाँ पे समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर टर्निंग के बारे में। हम समझेंगे कि सर्कुलर टर्निंग आखिर है क्या। देखिए, जब आप किसी मोड़ पे जाते हैं, आप चले कहीं पे, आपको चौराहा तिराहा कुछ भी मिलता है, तो वहाँ पे आपको मोड़ मिलता है। तो जब आप मोड़ पे ऐसे मुड़ते हैं, जब आप मोड़ पे ऐसे मुड़ते हैं, तो वहाँ पे मतलब ऐसे देखिएगा, जब आप मोड़ पे ऐसे मुड़ते हैं तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि हम एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हो, मतलब हम थोड़े समय के लिए मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सर्कल बनता है, ठीक है, मतलब आर्क बनता है, आप ऐसे बोल सकते हैं आर्क बनता है। और आर्क होता क्या है, सर्कल का पार्ट होता है। तो जैसे आप ऐसे मुड़े तो एक सर्कुलर पाथ बना, तो उसी को बोला जाता है सर्कुलर टर्निंग, ठीक है। अच्छा, जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्निंग पे मूव करती है तो उस समय किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो बाइक जो है या गाड़ी जो है वो आसानी से टर्न कर जाए। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जब इस सर्कुलर टर्निंग पे मतलब आप ऐसे जब जाते हैं और ऐसे तेज़ी से घूमते हैं तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बाइक को धीरे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रोड बनाने वाले रोड बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखने का मतलब कि यहाँ पर वो फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं एज़ कंपेयर टू मतलब अदर पार्ट। जैसे आप इस रोड से ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ये आपका रोड था और यहाँ पे सर्कुलर टर्निंग पड़ गया,
तो इतने पार्ट पे जितने दूर सर्कुलर टर्निंग रहेगा वहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है। जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो यहाँ पे रोड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। किन बातों का ध्यान रखते हैं यहाँ पे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम वो आपको चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आप अगर यहाँ से मुड़े और आप न गिरे या आपको नहीं गिरना है तो आपको रोड बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आप फ्रिक्शन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आप फ्रिक्शन के ऊपर काम करेंगे और ये देखेंगे कि हम कितनी तेज़ बाइक को ला सकते हैं, यहाँ से टर्न करा सकते हैं जिससे ना गिरे। मतलब हम फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कितनी रखनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए उसी के हिसाब से हम स्पीड भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि हम रोड को कुछ ऐसे कुछ उठा दें, इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। हम रोड को कुछ क्या करते हैं, उठा देते हैं। मतलब जैसे ये मान लीजिए ऐसे रोड था, रोड से आपने थोड़ा सा ऐसे उठा दिया तो इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। आप कोई बाइक वाला न गिरे उसके लिए आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा काम ये होता है कि आप फ्रिक्शन को भी रखिए और रोड को भी आप थोड़ा सा उठा दीजिए या बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों मिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो 3 तरीकों से हम किसी भी राहगीर को गिरने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि हम इनका यूज़ करेंगे तो किस किस तरीके से मैथमेटिकली यूज़ कर सकते हैं, अब उसको देखिए। ठीक है, आप ये जान चुके कि अगर किसी भी बाइकर को अगर आपको नहीं गिराना है तो आपको 3 बातें रोड बनाते वक्त 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहला फ्रिक्शन, दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड और तीसरा दोनों। मतलब फ्रिक्शन को भी और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, उस टाइम ये काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसा करते क्यों हैं, मतलब ऐसा करने की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए क्या होता है ना कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लाना होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स लाने के लिए ये 3 काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उस बाइकर को सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके उसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। अब चलिए समझते हैं एक एक तरीके से। हम समझेंगे पहला कि फ्रिक्शन का यूज़ करना है कि नहीं करना है। हम फ्रिक्शन का पहला यूज़ करेंगे, दूसरा रोड को बैंग कराएंगे और तीसरा हम देखेंगे फ्रिक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे कि बाई फ्रिक्शन हम सेंट्रीपिटल फोर्स लाना चाहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स लाना चाहते हैं, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन का हमने यूज़ किया और आपने क्या किया। अच्छा, फ्रिक्शन में भी केस आएंगे। फर्स्ट केस हम बोल देंगे ये, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप अपने हिसाब से लेके जाएंगे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी गिवन होगी, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं या उसी के बराबर ले सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमें टर्न लेना पड़े तो वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब देखिए जब वेलोसिटी को आप कांस्टेंट रखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये रहा, ये आपका रहा। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है, ऐसे ये रहा। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे जा रहे हैं v वेलोसिटी से। ठीक है, जब v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपने वेलोसिटी रखी है कांस्टेंट। कैसी वेलोसिटी रखी है, कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें mg की तो mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एक्चुअल में ये ऐसा है, ऐसा, और ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे।
तो mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ, तो इसको डॉट से दिखाएंगे। और mg किधर लगा, नीचे की तरफ, और नीचे वाले को क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, इसका मास m है, ये रहा। अब देखिए बात हो रही है कि जब आप कांस्टेंट से ऐसे टर्न करेंगे तो आपके जाने की टेंडेंसी बाहर होगी, आपके जाने की टेंडेंसी बाहर होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स रहा जो इसको गिरने से संभालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगा और इसका रेडियस क्या रहा, आर रहा। वेलोसिटी कितनी है, v है। तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो एक्चुअल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना बाहर की तरफ, उसी को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो आपका इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसके बराबर होगा, मतलब MAC के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, नॉर्मल फोर्स और mg की बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मल फोर्स और mg दोनों आपस में बैलेंस होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर तो ऐसा नहीं है कि ऊपर उछलेगा या नीचे जाएगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब n और mg आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप सबको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू mg के बराबर या म्यू n के बराबर होता है। म्यू n के बराबर होगा तो f की वैल्यू म्यू और n की वैल्यू क्या है, mg। म्यू mg आ गया। तो यहाँ पे अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये तो आ गया, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए MAC से। मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इससे या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, चल जाएगा, लेकिन इससे कभी छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी बाहर की तरफ फिसल जाएगी। ठीक है, तो अब इसी बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे कि F और F के प्लेस पे म्यू mg पुट करेंगे, तो म्यू mg ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m, और AC की वैल्यू आप सबको पता है v²/r होती है, ये होता है। ठीक है, तो m v²/r ये रखेंगे। देखिए m से m कैंसिल हो गया, म्यू g ग्रेटर दैन इक्वल्स टू v²/r। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले हम म्यू के बारे में बात करें, फिर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर म्यू देखा जाए तो म्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू v²/, इसको इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा rg के बराबर। आप यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर आपको सेफ टर्निंग चाहिए तो आपको जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है यानी इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू v²/rg से या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर म्यू की वैल्यू इससे कम हो गया तो कभी भी ये आप टर्न नहीं करा पाएंगे, ये फिसल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई कि म्यू की वैल्यू v²/rg से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, मतलब हमें रखना है। अब ये तो बात हो गई म्यू के बारे में, कभी अगर पूछ दे तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि हमें वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो आप यहाँ भेजिए या इनको यहाँ भेज दीजिए, तो म्यू rg ग्रेटर देन इक्वल्स टू v², ये आ गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि v² लेस देन इक्वल्स टू म्यू rg, ये रख सकते हैं। v ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू रूट म्यू rg, ये आ गया। ठीक है,
अब देखिए मिनिमम यहाँ से मिलता है, या तो इक्वल मिलेगा या तो इससे मिनिमम, इससे छोटा। तो अगर इसके मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ पे, अगर वी मैक्स की बात करें कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो इसके बराबर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू आर जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें सर्कुलर टर्निंग पे किसी बाइक या किसी गाड़ी को मोड़ना है, तो वहाँ पे उस बाइक की मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए ये बात तो हो गई, अब बात करते हैं सेफ टर्निंग कहाँ तक होती है। मतलब इस बाइक को अगर टर्न कराना है तो सेफ टर्निंग कहाँ तक मिलेगी, अब हम उसकी बात करेंगे। तो हम ये पोर्शन इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 3 वैल्यू ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कि v जो है वो लेस देन रूट म्यू आर जी के बराबर हो, या हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू रूट में म्यू आर जी हो, या हम ये बोल सकते हैं कि v ग्रेटर देन रूट में म्यू आर जी हो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इनको हम अगर कंडीशन दे देती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस वाले केस में बोलेंगे कि ये इजी टर्निंग है, इजी टर्निंग, या इसको बोल सकते हैं सेफ टर्निंग है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ये सेफ टर्निंग का केस है। आप यहाँ से बाइक को आराम से टर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी टर्निंग का केस है। तो अगर आपसे पूछ देता है कि इन 3 ऑप्शन में या 4 ऑप्शन में ये बताइए कि सेफ टर्निंग आपको किस में मिलेगा, आप कहेंगे कि जब रूट म्यू आर जी से वी की वैल्यू कम हो तो ये सेफ टर्निंग का केस होगा। ये बात ठीक है। अगर इक्वल्स टू आ गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? क्रिटिकल कंडीशन या लिमिटिंग कंडीशन। तो अपन इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब आप जस्ट ये बच जाएंगे, गिरते गिरते जस्ट आप बच जाएंगे। ठीक है, ये वो वाला केस है। लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए कि अगर v की वैल्यू रूट म्यू आर जी के बराबर हो जाए तो क्या ये टर्न होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। तो ये हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ से तो आप बिल्कुल टर्निंग नहीं करा सकते, तो ये नॉट पॉसिबल का केस बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये ज़रा एक बार देखिए और ध्यान से देखिए इसको। चलिए, ये तो हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी उस सर्कुलर टर्निंग पे बढ़ा दें और घटा दें तो क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे ये देखेंगे उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से बोलेंगे कि वेलोसिटी को हम इंक्रीज करा रहे हैं। वेलोसिटी को हम क्या करा रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं या इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हम सर्कुलर टर्निंग पे हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ से हम वेलोसिटी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उस टाइम आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन आ जाएगा। उस टाइम क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 80 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा, वो इधर की तरफ मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपका रेडियस मतलब जो आपने सर्कुलर टर्निंग बनाया है वहाँ से जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस हम r मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपका टेंजेंशियल ये मिला, सेंट्रीपिटल ये मिला, तो आपका नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो a नेट आपका ये मिलने वाला है।
तो आपको पता है कि जब ए नेट इधर मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा, तो हो क्या रहा होगा एक्चुअल में। तो आप देखेंगे कि सर्कुलर टर्निंग का जब केस आता है तो वहाँ पे अगर आप गाड़ी की स्पीड अगर तेज़ बढ़ा दें तो वो बाहर की तरफ फिसलता है, मतलब इधर की तरफ मतलब आगे बढ़ता जाएगा और इधर की तरफ फिसलता जाएगा। मतलब अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ फिसलना चाहेगा। आप देखेंगे कि जब ऐसे आप तेज़ टर्न करा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ठिठुराता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जब ऐसे ठिठुराता हुआ आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा ना, वो देखो जा तो इधर रहा है तो फ्रिक्शन फिर इधर लग जाएगा, तो ये लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल हम ले लेते हैं ये थीटा। तो अगर ये थीटा आ गया और ये एफ है तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका एफ कॉस थीटा। तो ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा एफ साइन थीटा। ये बात ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स और mg की अभी हमें बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। हमें एक्चुअल में यहाँ पे f कैलकुलेट करना होगा कि हमें फ्रिक्शन की वैल्यू या फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए जिससे कोई भी गाड़ी ना फिसले। ठीक है, हमें ये रखना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हाँ जी, अब देखिए अगर हम एफ नेट की बात करें तो एफ नेट तो हमारा ये रहा, एफ कॉस थीटा आगे की तरफ। तो जो एफ कॉस थीटा है उसकी वैल्यू जो आएगी एम ए टी के बराबर आएगी। ये एम ए टी के बराबर आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम एफ साइन थीटा की बात करें तो एफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी एम ए सी के बराबर। ठीक है, नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स इधर है, मतलब इसके लिए एफ कॉस थीटा इधर और एक्सिलरेट भी उधर ही हो रहा है, एफ साइन थीटा इधर और एक्सिलरेट इधर ही हो रहा है, मतलब ऐसे। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए सी, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू, मतलब नहीं, हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखें कि f की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से मिलेगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जोड़ेंगे तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये आएगा एम ए टी का होल स्क्वायर प्लस एम ए सी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एफ स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा एम ए टी का होल स्क्वायर प्लस एम ए सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो f की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी रूट में एम ए टी का होल स्क्वायर प्लस एम ए सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल गया फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो इतने के बराबर होगी। ठीक है, और अगर n और mg की बात करें तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा और इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग स्पीड थी इसीलिए ये आया है। अब हम बात करेंगे कि स्पीड को हम डिक्रीज करा रहे हैं। आप ध्यान हमेशा रखिएगा, आपने एक्सेलरेट कराया है मतलब आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है ये गाड़ी, तो हमेशा ना ये पीछे की तरफ ही फिसलता है। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी स्पीड डिक्रीज करे तो क्या होगा।
मतलब हम गाड़ी को ले जा तो रहे हैं लेकिन स्पीड उसकी कम कर दें, तो उस टाइम क्या होगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस, ये कम हो रही है। अब यहाँ से फिर से देखिए, ये आपकी गाड़ी थी, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन उसकी बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वो इधर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। तो आपका जो फ्रिक्शन अब लगने वाला है वो, सॉरी, ए नेट लगने वाला है वो इधर की तरफ लगने वाला है, ए नेट ये लगेगा। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ फिसलती है। मतलब आपने जैसे ही ब्रेक मारा, टर्न किया और ब्रेक मारा, तो गाड़ी आगे की तरफ आपकी फिसलती है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे की तरफ फिसलेगी तो फ्रिक्शनल सरफेस होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये रहा आपका थीटा। ऐसा मान लेते हैं कि 80 से और ए नेट के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। हालांकि थीटा तो रिमूव हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखिए, एफ कॉस थीटा और ये 80 है, इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। रुक जाइए, हम कुछ और सोचे, चलिए ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। एफ कॉस थीटा और ये इसी डायरेक्शन में है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो M80 के बराबर है। ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आप बोलेंगे कि एफ साइन थीटा वो MAC के बराबर है, एफ साइन थीटा वो बराबर है MAC के, सेकेंड इक्वेशन। फिर से हमें इसी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो हम बोलेंगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर से देखेंगे ये बनेगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे तो M80 का होल स्क्वायर प्लस MAC का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ से फिर से एफ स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से M80 का होल स्क्वायर प्लस MAC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू फिर से 1 आ गई, तो f की वैल्यू आ गई रूट में M80 का होल स्क्वायर प्लस MAC का होल स्क्वायर। फिर से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही आ गई, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम होगी, आप चाहे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ या चाहे गाड़ी की स्पीड घटाओ, लेकिन हाँ डिपेंड करेगा यहाँ पे, सेम तो होगी लेकिन अभी तक सेम होगी, लेकिन जैसे ही आप वेलोसिटी यहाँ रखेंगे और टी रखेंगे, सॉरी 80 रखेंगे, तो वहाँ से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ से कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिए। चलिए, सॉरी ये हमारा थर्ड था। अब ज़रा हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड, और फिर देखते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे सामने आएंगे इस चैप्टर, इस पोर्शन से रिलेटेड। चलिए ज़रा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ज़रा समझिए। अच्छा, अभी हमने देखा था एक बार इसके पहले
कि इजी टर्निंग या सेफ टर्निंग या लिमिटिंग टर्निंग या मैक्सिमम टर्निंग वाले केस में हमने देखा था कि जो v था वो लेस देन रूट म्यू जी आर के बराबर था, ये हमने देखा था। ठीक है, यहाँ से हमने ये देखा था कि जब अगर v मैक्स पूछता है तो इसकी वैल्यू रूट म्यू जी आर के बराबर होगी, ये हमने देखा था। ठीक, आगे जो आएगा उसके हिसाब से अपन देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए जब वो जो कार है वो स्कीड न करे, मतलब गिरे ना, ठीक है, मतलब पलटे ना, ये हो ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे एक कार है, ठीक है, ये कार है, आगे की कहानी बोल रहा है कि जो रेडियस है, जो ये बेंड है, उस बेंड का जो रेडियस दे रखा है वो 100 मीटर है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो म्यू है, मतलब ये जो रोड है, रोड का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपको दे रखा है 0.8, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम अपनी गाड़ी को कितना मैक्सिमम कितना तेज घुमा सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वी मैक्स हमने देखा कि ये रूट म्यू जी आर के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो म्यू की वैल्यू 0.8, जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 100, ये आ गया। देखिए ये से ये गया, आया कितना 800। तो 800 में देखिए ये बना है 8 इंटू 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 8 का कितना होता है 2√2, तो 2√2 ये ले सकते हैं। अब यहाँ से 20√2 ये आ गया। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अगर इतना से आप इस गाड़ी को टर्न कराते हैं तो सेफली टर्न कर जाएगी, अदरवाइज पलट जाएगी। तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी। अच्छा, इससे कम हो सकती है क्या? बिल्कुल कम हो सकती है। आप 10 ले लीजिए, अच्छे से घूमेगी। आप 20 ले लीजिए, फिर भी ठीक घूमेगी। लेकिन 20√2 से अगर ज़्यादा लेंगे तो पलट जाएगी। ठीक है, ये है। हाँ जी, इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या गिवन है, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। हाँ जी, बोल ये रहा है कि मास ऑफ द कार इज 10⁻³ kg एंड रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 50 मीटर इफ स्पीड ऑफ द कार एट द सर्कुलर टर्निंग इज कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट एंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर टर्निंग है। चलिए सारा डाटा अपन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सर्कुलर टर्निंग है, कोई गाड़ी है जो जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब ये स्पीड से जा रही है। तो अगर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अंदर लगेगा। ठीक है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे कि फ्रिक्शन फिर किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ, ये आपने देखा ही है। तो जब फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा तो इसको बैलेंस कराने के लिए इधर की तरफ क्या लगेगा, फिर ये लगेगा AC। तो हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MAC बोल सकते हैं यहाँ पे। तो जो F की वैल्यू आएगी वो MAC के बराबर होगी। ठीक है, या F की वैल्यू जो होगी वो mv² के बराबर होगी। तो हम ये बोल सकते हैं, और हमसे ये पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है, दिया है कि जो कार है उसका मास 10⁻³ kg है, ये दे रखा है। रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 50 मीटर, ये दे रखा है। ठीक है,
सर्कुलर टर्निंग, हाँ जी, और बोल रहा है कि जो कांस्टेंट स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये सब दे रखा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, आपने देखा फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, mv² के बराबर ये है। m की वैल्यू कितनी है 10⁻3, v की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, ये आ गया। r की वैल्यू 50, तो ये रहा 50, ये आ गया 10⁻3। तो अच्छा, इसको 1000 लिख सकते हैं, इंटू 25 अपॉन में 50, ये आ गया। 0 से 0, 5 5 जा 55 और 25, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी 500 न्यूटन के बराबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पूछता ना तब भी हम बता देते हैं। कैसे बता देते, इसका n कितना आएगा mg के बराबर, तो f कितना होता है म्यू mg, ये होता है। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी f अपॉन mg, ये आ जाएगी। अगर f की बात करें तो f कितना है 500, m कितना दे रखा है 10⁻3, तो 10⁻3 का मतलब 1000, g की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल, तो ये आ गया 5 अपॉन 10⁻2, या इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2, या इसे आप लिख सकते हैं 0.05। ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो ये होगी यहाँ पे। तो इस वाले केस में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर पूछता है तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें इसी तरीके का। देखिए, ये क्वेश्चन बताने का पर्पज़ ये है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड, यानी कि अगर सर्कुलर मोशन में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अब क्या दे रखा है वहाँ देखिए, बोल रहा है कि मास ऑफ द कार इज 10⁻3 kg and the radius is 50 meter. While taking the circular turn, the speed is 5 meter per second and driver of the car possesses the accelerator. वो क्या करता है, एक्सीलेटर ले लेता है। फॉर द एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने देखा था कि जब एक्सेलरेटिंग का केस आता है उस टाइम उस गाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा आपने देखा था, ये था 80 एक्सेलरेटिंग वाली कंडीशन में, ये आपका आता था AC, ये भी देखा। फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लगता था वो इधर की तरफ लगता था। ठीक है, और हमसे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ से हमने देखा था कि ये थीटा होता था। देखिए, हमको फॉर्मूला तो याद है, लेकिन हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने किया है तो फॉर्मूला याद है, कुछ समय बाद तो भूल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पहले करिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में हमने यहाँ से ये देखा था कि अगर ये है तो ये आ जाता था f cos थीटा, ये आ जाता था f sin थीटा। ठीक है, और जब यहाँ से f आप निकालते थे f, तो इसकी वैल्यू आ जाती थी रूट में, और वो क्या आती थी m80 का होल स्क्वायर प्लस m80 का होल स्क्वायर, ये आता था। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू रूट में। अच्छा, पहले हम m80 और m80 की वैल्यू ले लें, लेकिन उसके पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो अपने को दे रखा है मास ऑफ द कार इज 10⁻3 kg, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 50 मीटर, स्पीड ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द कार 80 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर
ये दे रखा है, ठीक है। इतनी डाटा हमको गिवन है। अब इसी के बेस पे हम MAT की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो MAT का स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं कि रूट में m बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर, तो आप m को बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा m रूट में। अब देखिए ये क्या बन जाएगा। अच्छा, लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, ऐसे नहीं करें, हम कर लें ऐसे कि MAT का होल स्क्वायर यहीं से ले लें। तो m की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 इंटू 80 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर ये 6 आ जाएगा, ठीक है। MAC का स्क्वायर यानी कि MV स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3, वेलोसिटी कितनी गिवन है? 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस कितना है? 50, आप यहाँ रखिए 50, ये आ गया। जब आप इसको काटे पिटेंगे तो ये 500 आएगा, तो ये आ गया 500, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए, सॉरी, ये 500 का स्क्वायर आएगा, तो 500 का स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 10 की पावर 4। अब वैल्यूज अगर चाहें पुट करना तो पुट करिए, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 6 प्लस ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कॉमन, और जब बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर 2 बाहर आएगा। 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 की पावर 2, अंदर क्या बनेगा? 10 की पावर 2 यानी 100 प्लस 25, ये आ जाएगा 10 की पावर 2 इंटू रूट 125, और ये होता है 15 का स्क्वायर रूट, तो 15 गुणे 100 यानी आ जाएगा 1500 न्यूटन। तो जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 1500 न्यूटन के बराबर लगेगा। कितने के बराबर? 1500 न्यूटन के बराबर लगेगा। चाहे तो 1000, 500, एक मिनट, हम्म, 500 का स्क्वायर, हाँ जी ठीक है, इतने न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। आप देखिएगा, अगर आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो तो आप संभाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर इधर उधर हुआ होगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और हमारा एक लेक्चर और लगेगा इसमें, और बैंकिंग ऑफ रोड, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एक पोर्शन और आएगा कि किसी पार्टिकल को अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कराते हैं तो किस पॉइंट पर कितना टेंशन, वहाँ पे हम देखेंगे। रस्सी हमने बांधा है और एक पत्थर, और उस पत्थर को वर्टिकल सर्कल पे मूव कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा आने वाला लेक्चर इसके बाद का है वो लास्ट होगा। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।